भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी, उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए? जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। टीएमसी के गुंडे के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, केवल बिहारी को ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुओं। आज की बड़ी खबर है, दिल्ली में साहब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर महाभारत छिड़ गई है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कौन? देखिए, भारत की अमर वीरांगना, राष्ट्रीय गौरव, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण, स्वतंत्रता सेनानी, वीरता की मूर्ति। फिर भी दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर महाभारत छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है ना, वो अगर हम तस्वीरें दिखाएं, शाही ईदगाह के पास एक पार्क की उस जमीन को लेकर है जिस पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। वक्फ ने कहा यह हमारी जमीन है। हालांकि हाई कोर्ट ने वक्फ का दावा खारिज करते हुए उसे उस जमीन को डीडीए की जमीन घोषित कर दिया। मूर्ति लगनी थी, बवाल हो गया। देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ ऐसी कोई ज़मीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, ज़मीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी, उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए? ये भी शाही ईदगाह का हिस्सा है, जो कि वक्फ का एक हिस्सा है, लेकिन कि यहाँ पर डीडीए आज अपना मालिकाना हक जमा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। 200-250 साल पुरानी ये ईदगाह है, जब तक तो आई नहीं कोई, अब ये नए मुद्दे आ रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे देश की रानी थी, हम उनके सपोर्ट में हैं। मतलब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक कविता की पंक्तियां नहीं है साहब, बल्कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। ये उस वीरांगना के लिए कही गई कविता है जो सिर्फ 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए वीर गति को प्राप्त हुई, जो शौर्य, बलिदान एवं देशभक्ति की मूर्ति है। लेकिन अफसोस देखिए, पुलिस की कितनी तैनाती करनी पड़ी। अफसोस सोचिए ये है कि जिस महान क्रांतिकारी के आगे पूरा देश सर झुकाता है, उस लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर दिल्ली में विवाद हो गया, महाभारत हो गई साहब। जैसे कितनी पुलिस तैनात करनी पड़ी, कोई व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज आया, क्या आया, लोग वहां पर पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ। फिर देखिए पुलिस की तैनाती, सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। खबर समझिए, कल दिल्ली में शाही ईदगाह के पास, दिल्ली में शाही ईदगाह के पास एक पार्क है। आराम से समझिएगा, मैं समझाऊंगा। दिल्ली शाही ईदगाह, उसके पास एक पार्क है। उस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के खिलाफ प्रदर्शन हो गए। हालात, माहौल खराब करने वाला प्रदर्शन, मतलब हालात बिगड़ने की स्थिति आ गई थी। जो लक्ष्मीबाई खुद देशभक्ति की मूर्ति हैं, उनकी मूर्ति लगाने के खिलाफ भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी नारेबाजी हुई जिससे तनाव भड़क सकता था। कुछ भड़काऊ मैसेज ये भी बताया गया
कि सोशल मीडिया पर कुछ वायरल किए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, वहाँ पर पहुँचिए, जुमे की नमाज, वो सारी चीज़ें। स्थिति ऐसी हो गई कि जहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है, वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। मूर्ति नहीं लगाने दी गई ताकि, ये देखिए आप तस्वीरें, ताकि हालात ना बिगड़ें, इतनी पुलिस बल की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। पुलिस को कहना पड़ा साहब कि शाही ईदगाह के पास पार्क में किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। शाही ईदगाह के पास एक पार्क है, वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी थी। क्यों लगनी थी, किस लिए लगनी थी और क्या कोर्ट का फैसला था, आगे मैं आपको बताऊंगा। और पुलिस की तरफ से बताया गया कि भाई यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस बलों की तैनाती देखिए आप तस्वीरों में। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने किसी तरह से सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया, संभाल लिया। लेकिन शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध आज की वजह से काम आज रुक गया। और अभी जो जानकारी हमको मिल रही है हमारे रिपोर्टर द्वारा, मूर्ति लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। अब आपको बताते हैं दरअसल पूरा विवाद क्या, बहुत ध्यान से समझेगा। दिल्ली के शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद क्या है। यह पार्क शाही ईदगाह के ठीक सामने पड़ता है। ठीक, ये जो पार्क है ये शाही ईदगाह के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है। और इस पार्क में लंबे वक्त से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई की सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदाबख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था। ठीक, मैं दोबारा से बताऊंगा प्रस्ताव क्या था। प्रस्ताव था रानी लक्ष्मीबाई की सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदाबख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था ईदगाह के पास पार्क में। लेकिन ईदगाह की वक्फ प्रबंध कमेटी मूर्ति लगाने के फैसले का विरोध करते हुए पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये पार्क वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहां नमाज भी होती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुनिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ को झटका देते हुए 13,000 वर्ग मीटर के इस पार्क को डीडीए की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक, यह बता दिया गया कि साहब ये डीडीए की संपत्ति है, डीडीए का पार्क है। इस केस में मस्जिद समिति की ओर से कहा गया कि शाही ईदगाह के सामने पार्क का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता है। यहां झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। यह मस्जिद कमेटी का पक्ष साफ आया कि भाई यहां नमाज पढ़ी जाती है। शाही ईदगाह के सामने जो पार्क है वैसे उसको डीडीए को दे दिया गया कि तो डीडीए की मिल्कियत है, ये डीडीए की जमीन है। लेकिन फिर भी मस्जिद कमेटी का एक पक्ष था कि साहब ईदगाह के सामने पार्क का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता है। यहां झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, उनका पक्ष। हाई कोर्ट ने मस्जिद समिति को फटकार लगाते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र की नायक हैं। इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर मत बांटिए, ये कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने इसी मामले में मस्जिद कमेटी को बिना शर्त माफी मांगने, अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका वापस भी ले ली। लगा मामला सुलझ गया, मस्जिद कमेटी भी समझ गई, क्योंकि ये मामला रानी लक्ष्मीबाई से और रानी लक्ष्मीबाई से किसकी कोई लड़ाई है ही नहीं साहब। इसके बावजूद कल शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध शुरू हो गया। जबरदस्त तनाव की स्थिति हो गई। बताया गया कोई भड़काऊ मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर हुआ, लोग वहां पर पहुंचे, बवाल शुरू हो गया, नहीं लगने दी गई। आज न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ना इस विवाद की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। हमारे रिपोर्टर वहां गए, हमने देखा, यहां हमें जो लोग मिले उनमें से कुछ का कहना था साहब कि उनका लक्ष्मीबाई से कोई विरोध नहीं, लेकिन वो पार्क को हथियाने की साजिश का विरोध करते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां इबादत होती है वहां पर मूर्ति लगाना गलत है। सबका पक्ष सुनिए। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे देश की रानी थी, हम उनके सपोर्ट में हैं। उन्होंने हमारे औरंगजेब बादशाह के साथ जंग लड़ी है, ठीक है ना। ये तो बेकार की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमें मूर्ति का विरोध है। हमें मूर्ति का विरोध नहीं है, सिर्फ हमें विरोध इस चीज़ का है वक्फ बोर्ड का, कि ये जगह हमारी वक्फ की थी, ये एमसीडी में क्यों जा रही है, डीडीए वाले अपने क्यों कर रहा है, सिर्फ इस चीज़ का विरोध है।
और शाही ईदगाह के ये इर्द गिर्द जो पार्क है ये भी शाही ईदगाह का हिस्सा है, जो कि वक्फ का एक हिस्सा है। लेकिन कि यहाँ पर डीडीए का अब डीडीए आज अपना मालिकाना हक जमा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, आपत्ति जो हो रही है, जब कोर्ट ने कह दिया कि ज़रूरी है इसी जगह लगाना है, 3 जगह और है वहाँ लगा लो, तो ज़रूरी है इसी जगह पे लगाना है। यहाँ इज्तिमा होता है, ईद बकरीद हर चीज़ त्यौहार आता है, यहाँ पार्क सस्ते हैं। ठीक है, मुस्लिम जो कमेटी है उसका पक्ष है साहब कि यहाँ पर इबादत होती है तो नमाज की जगह है, तो यहाँ पर ये सब नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर जो लड़ाई हो रही है ना, अब उसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच महाभारत क्यों छिड़ गई है साहब? दरअसल शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है, अब समझिए एक और पेंच है इसमें। जो मूर्ति इस पार्क में, शाही ईदगाह के पार्क में जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है, वो नई मूर्ति नहीं है, बल्कि उस मूर्ति को झंडे वालान से यहां शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा ट्रैफिक को रेड लाइट फ्री करने के लिए किया जा रहा है। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति शिफ्ट करके मोतिया खान के पास ईदगाह के सामने पार्क में स्थापित किया जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना राष्ट्रभक्तों का अपमान है। इसको इस तरह से समझिए साहब कि अब मूर्ति लगाने का पार्क में तो विरोध हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से डीडीए की मिल्कियत उस जमीन पर साबित हुई है, ठीक? तो अब लगाने का विरोध नहीं हो सकता। तो फिर जहां से लाई जा रही है, तो आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि इसकी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना राष्ट्रभक्तों का अपमान है। जबकि बीजेपी ने कहा है कि मूर्ति हटाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले लोक निर्माण विभाग का है, और आम आदमी पार्टी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के मुद्दे पर वोट बैंक वाली राजनीति कर रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को ये मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? वहाँ ऐसी कोई जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जमीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी, उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का। तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए? संजय सिंह को एक वर्ग विशेष को, क्योंकि कट्टरपंथी संस्था जो एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करती है, वो कोर्ट गई, और जब कोर्ट ने फटकार लगा दी तो संजय सिंह उनके प्रवक्ता के रूप में आके बोलने लग गए। उधर कश्मीर चुनाव में पीओके की एंट्री हो गई है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ की रैली में कहा था ना, नेहरू की वजह से बना है पीओके। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की गलती के कारण आज पीओके पाकिस्तान के पास है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखंड भारत का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर की एक रैली में योगी ने कहा कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। दोनों का बयान सुन लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा कि नेहरू को जो जिम्मेदार बताया जा रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले दोनों के बयान सुनिए। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। नेहरू की गलती की वजह से पीओके बना। पीओके पाकिस्तान के पास, कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास। लेकिन अमित शाह ने कुछ पहली बार पीओके के लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया, ना ही सिर्फ चुनावी मंच से ऐसा कोई दावा किया।
बल्कि इससे पहले पिछले साल मॉनसून सत्र में लोकसभा में भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पाक अधिकृत कश्मीर के लिए नेहरू के 2 फैसलों को जिम्मेदार ठहराया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि नेहरू की 2 गलतियों की वजह से पीओके का जन्म हुआ, यानी कि कश्मीर का एक हमारा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया, और आज पीओके का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में। अमित शाह ने कहा कि जब 1947 में भारत की सेना जम्मू कश्मीर में घुस आए पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी ना, जब पीछे खदेड़ रही थी 1947 में भारतीय सेना, तब हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की सेना पंजाब तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी वक्त नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, मतलब जीतती हुई सेना ने सीज फायर। अमित शाह ने कहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू 3 दिन और रुक जाते, 3 दिन मतलब रुक जाते 3 दिन, तो पीओके भी होता इन, तो पीओके भारत का हिस्सा होता। दरअसल बार बार सवाल जीतती हुई सेना के सीज फायर को लेकर उठा था कि कोई सेना जीतती हुई आगे बढ़ रही है, वो सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, 3 दिन और अगर ये दावा अमित शाह की तरफ से था। सुनाते हैं आपको। 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। देखिए, कई लोग कह सकते हैं साहब कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पीओके वापसी की बात, अखंड भारत की बात, पीओके की बात, अब क्योंकि कश्मीर में चुनाव है तो चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ना पीओके वापसी को लेकर केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। मोदी से लेकर राजनाथ सिंह और अमित शाह से लेकर एस जयशंकर विदेश मंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं कि पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। लेकिन ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीओके वापसी की डेडलाइन एक तरीके से फिक्स कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। दोबारा से सुनिए, जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद पीओके भारत का हिस्सा होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमें खंडित नहीं, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। सिर्फ अमित शाह नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इशारों में नेहरू को पीओके के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अभी इसी साल मई के महीने में एक कार्यक्रम में जब उनसे पीओके को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में नेहरू पर तंज कसते हुए कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर पर, एस जयशंकर ने, कि किसी की कमजोरी या गलती के कारण भारत ने पीओके पर अपनी पकड़ खो दी है। किसी की गलती या कमजोरी के कारण भारत ने पीओके पर अपनी पकड़ खो दी, और प्रधानमंत्री भी पीओके की कसक, उन्होंने कहा था कि कसक दिल में है पीओके वाली, वो कसक शायद पूरी करने का टाइम बहुत जल्द आने वाला है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में जो बदसलूकी मारपीट हुई, जिस पर बिहार से लेकर बंगाल तक सियासी वोल्टेज जो है वो काफी ज्यादा हाई है। শুনুন, আমাদের এই রাজ্যে যেভাবে জাল সার্টিফিকেট বিলি করে বাইরে, कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल। टीएमसी के गुंडे के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, केवल बिहारी को ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुओं को। बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में, अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? बंगाल में अराजकता की स्थिति, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का
हक नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा। स्थिति बनाए कि आगे ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में किसी दूसरे राज्य के लोगों के साथ यही राजनीतिक संवाद किया क्या? संविधान खतरे में है, इसी बात के लिए था। देखिए, खबर की शुरुआत कर रहे हैं कुछ चुभते हुए तीखे सवालों के साथ। ध्यान से सुनिएगा कि क्या बंगाल में बिहार के छात्रों को या लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा क्या? मतलब बंगाल में दूसरे राज्य के लोग नौकरी नहीं कर सकते क्या? मतलब बिहारी बाहरी हैं क्या? ममता राज में, दीदी के राज में ये कैसी व्यवस्था है? और दूसरे राज्यों के नौजवानों के साथ ये बदसलूकी क्यों? एक देश एक परीक्षा, फिर छात्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसको समझने के लिए ना पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। तस्वीरें, ये जो तस्वीरें ना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं, जहां परीक्षा देने आए छात्रों के साथ कुछ लोग बदसलूकी करते हुए नजर आए। इसकी वजह सिर्फ यह है कि परीक्षा देने आए पश्चिम बंगाल पहुंचे ये लोग बिहार के रहने वाले हैं। अपने ही देश के एक राज्य में परीक्षा देने के लिए इनसे कागजात मांगे गए, मारपीट और बदसलूकी की गई, जेल में डालने और फिर से मतलब बंगाल में नहीं आने की धमकी दी गई। सुनिए आप। কোথা থেকে আসছো? तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, थाना में जाएगा तुम लोग। अब देखिए, वीडियो में दिख रहे युवक जो हैं वो पश्चिम बंगाल में एसएससी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। तस्वीर आपके सामने। उनका सेंटर सिलीगुड़ी में था। इसी दौरान खुद को आईबी अधिकारी बताने वाले कुछ लोग इनके कमरे में घुस गए, मारपीट की, बदसलूकी की। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया, पॉलिटिक्स हुई। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो शेयर किया, ममता सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया साहब कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट। गिरिराज सिंह ने लिखा कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट, और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। कई बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है क्या? ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? इतने गुंडे हैं कि कलकत्ता में, कोलकाता जिसको कहते हैं, वहां चलना मुश्किल हो गया है। ये टीएमसी के गुंडे के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, केवल बिहारी को ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुओं को। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी और सारी चीजें गैर मराठियों पर इस तरह का जुल्म करती थी ना, तो यही ममता बनर्जी कहती थी कि ये देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने की कोशिश है। बाहरी कौन होता है साहब? लेकिन अब उनके ही राज्य में क्या हो रहा है बिहार के छात्रों के साथ? अब यहां पर आपने सुना, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को भी आपको बताते हैं, उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए इस वीडियो को शेयर किया। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, चिराग पासवान ने, कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। वहां के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह हो गया है? क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? दरअसल वो इंडी गठबंधन में ममता के साथ तो फिर वहां तेजस्वी भी हैं, और तेजस्वी बिहार के छात्रों के साथ बदसलूकी पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सवाल पूछा जा रहा है। बिहार में वीडियो वायरल होने के बाद ना सियासत तो तेज हो ही गई है। इंडी गठबंधन पर चौतरफा हमले भी तेज हो गए हैं। अब बीजेपी के साथ ही जेडीयू भी बिहार के युवाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट पर ना आरजेडी और टीएमसी समेत पूरे इंडी गठबंधन पर हमलावर है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि इंडी गठबंधन में ममता के राज में बिहार के छात्रों के साथ इस तरह की बदसलूकी पर इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी चुप क्यों हैं? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। इंडी गठबंधन के घटक दल है ममता दीदी। लालू जी के यहाँ आमद रफ्त होता है, लालू जी जाते हैं, लालू जी का पुत्र जाते हैं, और ममता दीदी आपके घर आती है।
यही राजनीतिक प्रशिक्षण दिया क्या? यही राजनीतिक संवाद किया क्या? संविधान खतरे में है, इसी बात के लिए था कि बिहार का बेटा बेटी जाएगा। और क्या कर रहा था वहां का होटल का मैनेजमेंट, वहां का सिल्लीगुड़ी का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? कौन गुनाहगार है इसके लिए? और एक बड़ी खबर यह भी है इस मामले में कि मामले के संज्ञान में आते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की, ऑर्डर दिया कि छात्रों की पिटाई मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस से बात करें, कार्रवाई करें। बिहार पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी समेत अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांग ली है। मामला बहुत सीरियस हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बात कर मामले में कार्रवाई की अपील की। वहीं पुलिस ने मारपीट और बदसलूकी के मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 2 आरोपी। हालांकि पूरे मामले में टीएमसी से लेकर इंडी गठबंधन के दूसरे दल बैकफुट पर हैं। कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। इससे बचना चाहिए। किसी भी स्टेट में सभी को आज़ादी है कहीं भी नौकरी करने का, काम करने का, और बंगाल प्रशासन को इसमें मुस्तैदी से उन लोगों को दंडित, हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी और मुस्तैदी से इसको करना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की, दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? वहीं छात्रों से मारपीट मामले में गिरफ्तार आरोपियों को छात्रों से मारपीट और बदसलूकी करने का कोई अफसोस नहीं है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश उनको किया गया। आरोपियों ने कहा कि दूसरे राज्य से आने वाले लड़के फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए पश्चिम बंगाल के लड़कों की नौकरियां ले रहे हैं। मतलब उनको बाहरी बताया जा रहा है। ये कुछ नेताओं की तरफ से भी बाहरी जब कहा जाता है ना, तो उनको सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में जाकर भारत के लोगों को बाहरी कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। सुनिए। শুনুন, আমাদের এই রাজ্যে যেভাবে জাল সার্টিফিকেট গিরি করে বাইরের ছেলেরা যেভাবে আমাদের এখানে আমাদের রাজ্যের ছেলেদের চাকরি খাচ্ছে, এই লড়াই চলবে। আমাদের এই লড়াই চলবে, বাংলা পক্ষের এই লড়াই চলবে। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्कूल साहब एक ऐसी जगह होती है ना जहां अंधविश्वास, पाखंड, जादू टोना, तंत्र मंत्र की कम से कम स्कूल में कोई जगह नहीं होती। लेकिन अब एक स्कूल में ही ये सब होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल बच्चों और समाज के लिए कितना खतरनाक होगा। बच्चे की बलि दे दी गई तंत्र मंत्र के चक्कर में, स्कूल की तरक्की के चक्कर में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक स्कूल की, जहां अंधविश्वास, पाखंड, जादू टोना और तंत्र मंत्र ने कृतार्थ नाम के एक 7 साल के मासूम की बलि चढ़ा दी गई। इस मामले में यूपी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में स्कूल का प्रबंधक और उसका पिता भी है। पुलिस ने बताया कि बच्चे की हत्या, बच्चे की बलि दे दी गई, तंत्र मंत्र को लेकर हत्या की गई है। स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक है। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मतलब स्कूल प्रबंधक का पिता तांत्रिक, स्कूल प्रबंधन ने बलि दी, ये सोचकर स्कूल की तरक्की हो जाएगी, बच्चे की बलि दे दी गई। 7 साल का मासूम। उसका मानना था साहब कि किसी बच्चे की बलि देने से उसके स्कूल की तरक्की होगी। बताऊंगा आगे कितनी तरक्की हुई है। इसलिए उसने बच्चे की हत्या कर दी। इसके बाद स्कूल के लोगों ने कृतार्थ के परिवार को गुमराह करने की पहले तो कोशिश की। कभी कहा कि बच्चे की तबीयत जो है वो खराब है, कभी कहा कि उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। लेकिन कुछ देर बाद आरोपी की कार में बच्चे का शव मिला, जिसके बाद शव पर चोट के निशान थे। इस घटना की पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है, गला दबाकर हत्या की गई है। और ये मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है, एक बार हम आपको सुना देते हैं। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे बच्चे को दिनेश बघेल ने जो है मरवा दिया है।
और रात 10 बजे का ये कारनामा दिनेश बेगन ने किया हुआ है। और उसके साथ उसका स्कूल है, स्कूल में और भी सारे जो स्टाफ है, 3-4 बच्चों ने मिलकर के उसे रात में मार दिया गया है। मैं और मेरे भाई को सुबह खबर दी गई है 5 बजे, जब मैं तत्काल में मैं पहुंच भी नहीं पाया हूँ। और उसके बाद पहुंचने के बाद भी मैं आगे गाड़ी को लेकर भाग रहा, गाड़ी नहीं रोकी हुई है। और जब सुबह को मुझे मिला है तो नशे की हालत में मिला है, और पुलिस वाले गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है मेरी किसी भी हालत में। और उस मेरे बेटे की गर्दन पे पूरे फांसी लगा करके मारा गया उसे। जांच करो उसकी इसका स्कूल बिल्डोजर से टूटना चाहिए, स्कूल बिल्डोजर से टूटना चाहिए। जी आगे जांच होनी चाहिए। इंसाफ नहीं मिला तो फांसी लगा के मर जाऊंगी। आगे बढ़ेंगे, बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां अजान और नमाज के वक्त पूजा और भजन की पाबंदी लगाने के बाद कट्टरपंथी अब एक नई पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं, मूर्ति विसर्जन। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का नया फरमान। दुर्गा पूजा के विरोध में सड़क पर उतरे कट्टरपंथी। दुर्गा पूजा के लिए हिंदुओं से जजिया टैक्स की मांग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सड़कों पर कट्टरपंथियों का हुजूम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सदियों से बांग्लादेश में हो रही दुर्गा पूजा अब नहीं होने देंगे। वहीं कट्टरपंथियों का दूसरा धड़ा कह रहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को दुर्गा पूजा करनी है तो पहले उन्हें जजिया टैक्स जमा करना होगा। जजिया टैक्स की रकम भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि 5 लाख बांग्लादेशी टका। यानी कि अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू दुर्गा पंडाल लगाना चाहता है तो उसे पहले इन कट्टरपंथियों को जजिया टैक्स देना होगा। उसके बाद ही कोई हिंदू दुर्गा पूजा पंडाल लगा सकता है। अगर बिना जजिया टैक्स जमा किए कोई हिंदू दुर्गा पूजा करना चाहता है तो शायद उसे उसी हालात का सामना करना पड़ सकता है जो बांग्लादेश में तख्ता पलट के वक्त हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं को गुमनाम पत्र मिल रहे हैं जिनमें उन्हें धमकी दी जा रही है कि बिना 5 लाख टका दिए उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाएगी। अलग अलग पूजा उत्सव समितियों के नेताओं को भेजे गए इन पत्रों में यह भी कहा गया कि अगर उनकी शर्त नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुछ समितियों ने हिंसा के डर से कार्यक्रम तक रद्द कर दिए, जबकि कुछ समितियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पत्र में यह भी धमकी दी गई कि अगर मीडिया को रिपोर्ट की गई तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ढाका में जुलूस निकालकर दुर्गा पूजा का विरोध करने वाले कट्टरपंथी कह रहे हैं कि ईद के दौरान वो जिस जमीन पर नमाज पढ़ते हैं, अगर हिंदुओं ने उस जमीन पर पूजा की तो जमीन नापाक हो जाएगी। बांग्लादेश में कई जगहों पर तैयार की जा रही दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़ने की भी खबर है। हिंदू समुदाय का कहना है कि वो डरे हुए हैं, सरकार से सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार, पुलिस या प्रशासन की तरफ से अभी तक हिंदुओं को कोई भी आश्वासन नहीं मिला है और सरकार से ऐसा कोई आश्वासन मिलने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अंतरिम सरकार की तरफ से एक तुगलकी फरमान आया था जिसके मुताबिक बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों को लाउड स्पीकर पर भजन सुनने की इजाजत भी नहीं।